एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसा कभी आपने देखा है कि अपना जो टेस्ट सीरीज है उसका कंटिन्यूसली 15 टेस्ट सीरीज जिसका भी अपना ये तीसरा लेक्चर है। इसमें मैंने आपको मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या ना आपको पॉलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने आपको पूरी तरीके से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चंस को पूरी एक तरीके से फुल ऑन एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकूँ। दूसरा में इसमें आपको क्या है ना जो सुप्रीम के रिगार्डिंग जो केसेस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहते हैं वो मैं यहाँ पे आपको कवर अप कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आप जब पेपर वगैरह में आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि उसको कोऑर्डिनेट या कोरिलेट करके उस क्वेश्चन को वहां पे पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के साथ जो अपना ये 15th टेस्ट सीरीज का जो तीसरा लेक्चर है उसका जो पहला क्वेश्चन क्या बोला देखो, फिर यही चीज है, क्या बोला जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, क्या बोला रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो देखो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाया हुआ था। आई थिंक मुझे ऐसा पता है कि आपको ये पता होना चाहिए, मुझे इसमें आपको बताने की कोई भी ऐसी कोई चीज जरूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग चलते रिमूवल का प्रोसीजर है। तो आपको ये पता ही है कि वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है ना, सेकेंड हाईएस्ट, ये चीज आपको पता है व्हाट इज सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर या ऑफिस बोल दो, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस हमारे कंट्री का, ये भी कह सकते हैं। और ये मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट के बाद का इनका रैंक आता है। अब हम लोग चलते हैं, और ये भी मैंने पीछे भी आपको बताया था, क्या बताया था हम ये जो है ना वाइस प्रेसिडेंट का वो क्या है ना अमेरिकन मॉडल के रिगार्डिंग हम लोग ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने अमेरिकन मॉडल के थ्रू ये चीज लिया था। और दूसरी चीज के बाद तीसरी चीज मैंने आपको इसमें ये बताया था, वाइस प्रेसिडेंट अगर मान लो कोई इंसान बनता है तो वो क्या होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी चीज मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ कम टू द क्वेश्चन, अब हमको यहाँ रिमूवल की बात की तो पहला का ही कैन बी रिमूव बाय द रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड एग्री बाय द लोकसभा आल्सो। देखो सबसे पहले ये स्टेटमेंट मैंने अभी इससे पहले जब मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट का आई थिंक 5th या 6th क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको समझाया था। सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है, फिर भी कोई बात नहीं। तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है ना कि इनका जब रिमूवल होता है तो एक रिजोल्यूशन पास करवाया जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या होता है बाय द मेजोरिटी मेंबर, जो भी होता है जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसके थ्रू, इसको मेजोरिटी मतलब मेंबर के थ्रू इनको क्या है एक रिजोल्यूशन पास करवाया जाता है। और लेकिन ये भी रहता है साथ साथ में कि जो लोकसभा का भी इसमें क्या है ना सहमति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मतलब एक तरीके से अगर मान लो कोई भी रिजोल्यूशन अगर पास होता है, ठीक है, लेट अस सपोज अगर कोई रिजोल्यूशन यहाँ पे पास होता है, एक इफेक्टिवली मेजोरिटी जो होना चाहिए, अगर मान लो ठीक है लोकसभा में अगर हम बात करें तो लोकसभा में एक तरीके से क्या है सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल सकता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको ये माइंड में नोटिस या माइंड में आपको ये याद रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। और ये भी बोला जाता है कि अगर मान लो कोई भी रिजोल्यूशन है, उस रिजोल्यूशन का अगर मान लो कि हमको पता है कि उनको प्रायर नोटिस पहले दे दिया जाता है, एटलीस्ट 14 डेज पहले उनको क्या ना एक तरीके से मूव करने से 14 डेज पहले उनको प्रायर नोटिस की बात वहां पे की जाती है। नाउ सेकंड स्टूडेंट, नो ग्राउंड हैज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। ये भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले भी पीछे भी ये चीज बताया हुआ था कि यहाँ पे कोई प्रोविजन है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बिहार पे क्या है ना वाइस प्रेसिडेंट को वहां पे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये एक तरीके से आपको पता है कि अगर मान लो को इन सपोज लेटेस्ट सपोज ऑफिस क्या होता है वैकेंट है। ठीक है, ऑफिस वैकेंट कैसे हो सकता है, या तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या उनका रिमूवल हो चुका है। ठीक है, या बाय डेथ मतलब बाय किसी मतलब एक सर्कमस्टांसेस से उनका क्या हो डेथ हो चुका है, या अदरवाइज जो भी एक तरीके से है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इलेक्शन करवाते हैं, और वो जो सीट उनका वैकेंट उसको हम लोग क्या एज सुन एज पॉसिबल उसको हम क्या करते हैं फिल करवाते हैं। ठीक है, और ये फिल कब तक रहता है, जब तक ये न्यूली इलेक्टेड ये तब तक वो अपना मतलब एक तरीके से ऑफिस का फुल और मजा लेंगे जब तक अगला नेक्स्ट इलेक्शन, जब वो टर्म जो उनका 5 साल का टर्म जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। 5 साल मतलब लेटेस्ट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि कोई वाइस प्रेसिडेंट था, उन्होंने 1 साल सर्व कर लिया। ठीक है, और 4 साल अभी भी पांच पांच मतलब वो टर्म कंप्लीट होने में बचा हुआ था। उसी बीच में क्या हुआ, इन्होंने या तो रेजिग्नेशन दे दिया या इनको ऑफिस से बर्खास्त कर दिया गया। तो जो नया जो भी वाइस प्रेसिडेंट बन के आएंगे ना वो 4 साल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5वां साल जब टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से उनको इलेक्शन में क्या ना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, या वो करे या जैसे भी हो, लेकिन उनका वो 4 साल का ही वहां पे टर्म रहेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए।
थर्ड बोला ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। देखो ये भी चीज बिल्कुल सही है, रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, 5 या तो मतलब अपना 5 साल वो ऑफिस का टर्म कंप्लीट करे, उनका 5 साल तभी स्टार्ट हो जाता है जब वो ऑफिस में इंटर, जिस दिन से वो ऑफिस में इंटर करते उसी दिन से उसका 5 साल वहां से स्टार्ट हो जाता है, 5 साल के लिए वो वहां के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। और जब अगर मान लो कि वो मतलब रिजाइन देना चाहते हैं अपने उस ऑफिस से या कोई भी सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो वो क्या ना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही वो रेजिग्नेशन लेटर देंगे। ठीक है, तो आप पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मुझे बताने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कि स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हाट डू मीन बाय वीटो। तो देखो वीटो पावर, अब बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर मतलब होता है एक स्पेशल पावर। आपने देखा होगा कि ये पावर मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है, तो उसी के रिगार्डिंग बोला, मतलब एक थोड़ा सा नहीं होता कि अब हम देश के सबसे बड़े प्रेसिडेंट अगर मान लो कोई है, तो वो बोलेगा कि हम देश के सबसे पहले इंसान और रेपुटेड है, तो हमको थोड़ा सा कुछ पावर एक्स्ट्रा दे दो। तो वो वीटो पावर मतलब होता है कि वो जो उनके हाथ में कुछ ऐसा पावर होता है जो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी जजमेंट को थोड़ा मोड़ा वो बाइफरकेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, पहला स्टेटमेंट ये बोला जाए, तो देखो जब वीटो पावर की अगर यहाँ पे बात करते हो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या, ही पोजेस सस्पेक्सिव वीटो ओवर द स्टेट बिल। देखो सबसे पहले आपको समझना एक चीज यहाँ पे कि अगर मान लो कोई भी बिल है, मान लो एक बिल अगर मान लो रिजर्व कर देता है, अगर लेटर सपोज एक आपको पता है बिल को रिजर्व करने का पावर किसके थ्रू है, गवर्नर क्या करता है, बिल को रिजर्व करता है, ये चीज आपको पता है। क्योंकि वो क्यों रिजर्व करता है, कंसिडरेशन किसके लिए, कंसिडरेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। किसके कंसिडरेशन का मतलब ये चीज प्रेसिडेंट के पास जाएगा या प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, देख रेख करेगा या देखेगा क्या कैसे इशू है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जब करता है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर रहता है, या तो वो प्रेसिडेंट क्या करता है उस बिल को या उसको क्या करता है, प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेट टू द बिल, या तो बिल को क्या करेगा, मंजूरी दे देगा। दूसरा क्या करेगा, बिल को क्या करेगा, विद होल्ड कर देगा। ठीक है, तीसरा क्या करेगा, या तो बिल को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। क्यों रिटर्न करेगा, फॉर द कंसिडरेशन, फॉर द रिकंसिडरेशन, या बिल में कुछ इश्यू है या कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए क्या करेगा, बिल को मतलब रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्यों बिल को रिटर्न कर देगा, किसको, ऑफ द हाउस या और द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये 3 काम प्रेसिडेंट इस पे कर सकता है। ठीक है, अब उसमें भी क्या होता है, अगर मान लो बिल अगर रिटर्न होता है, अगर लेटेस्ट सपोज अगर एक बिल अगर मान लो वो रिटर्न हो जाता है, तो हाउस जो भी है या मतलब लेजिस्लेचर हाउस जो है, तो वो क्या करेगा, उसमें रिकंसिडरेशन करेगा विद इन अ पीरियड। कोई भी पीरियड होता है किसके लिए, कितने दिनों के लिए, 6 मंथ के अंदर में उसको क्या करेगा, वो मतलब उसमें रिकंसिडरेशन करके फिर से बिल को क्या करेगा, आगे पास करेगा। बिल को आगे फिर अगर प्रेजेंट करेगा कहां पे, प्रेसिडेंट के पास में, तो उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा, विदाउट प्रेसिडेंट उसमें क्या करेगा, एसेंट को पास कर देगा विदाउट एनी अमेंडमेंट। ये चीज याद, विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, ये चीज आपको मतलब याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको ये मेंशन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं पे भी हमारे पार्ट में कि दैट पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट वो गिव हिज एसेंट टू द सच अ बिल और नॉट। ठीक है, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकता है, बिल को क्या कर सकता है, एसिड को या बिल को क्या क्या कर सकता है, गिव एसेंट दे सकता है या नहीं दे सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर गया यहाँ पे, बिल्कुल गलत हो गया। ही पोजेज अ सस्पेक्टिव ओवर वीटो ओवर द स्टेट बिल। दूसरा बोला पॉकेट वीटो पावर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज ग्रेटर देन द इंडियन प्रेसिडेंट। अब देखो पॉकेट वीटो पावर आपको याद है, इन केस अगर हम पॉकेट वीटो की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट नाइदर रेक्टिफाई कर सकता है उसको। पॉकेट वीटो की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट नाइदर रेक्टिफाई नॉर रिजेक्ट, या ठीक है ये याद रखना, प्रेसिडेंट क्या करेगा, ना ही रेक्टिफाई कर सकता, ना ही रिजेक्ट कर सकता, ना ही उसको रिटर्न कर सकता। सिंपली उस बिल को क्या कर सकता है, वो बिल को पेंडिंग में डाल देगा कितने दिनों के लिए, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये चीज याद रख लेना, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, तो ये पावर अगर मान लो जैसे मतलब इन दिस टाइप ऑफ पावर, मतलब अगर प्रेसिडेंट के है तो प्रेसिडेंट उसमें नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ये याद रख लेना। ठीक है, या तो वो आइदर पॉजिटिव भी अगर नहीं लेगा और ना ही वो निगेटिव उस पर लेगा। तो इस टाइप के बिल को अगर हम बोलते हैं पॉकेट वीटो बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर कोई भी वो मतलब बिल को सीधा क्या कर दिया, इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए बिल को क्या कर दिया, पेंडिंग में डाल दिया। लेकिन अगर मान लो कि जैसे अभी यहाँ पे बोला गया, लेकिन अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है यूएसए में, प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल, ये याद रख लेना। ठीक है,
और रिटर्न क्यों करेगा? रिकंसिडरेशन के लिए विद इन 10 डेज, या विद इन 10 डेज। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। यूएसए में ऐसा पावर है कि ऐसा चीज है कि वो बिल को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। वो किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन वो 10 दिन का, विद इन 10 डेज। तो ये चीज आपने एक रिमार्क देख लिया कि पॉकेट वीटो ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो दैट हैज द ग्रेटर पावर देन द मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये चीज आपको पता होना चाहिए। पॉकेट वीटो क्या होता है ये भी आपको बता दिया, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। नाउ कम द लास्ट, देयर इज नो क्वालिफाइड वीटो इन केस ऑफ एन इंडियन प्रेसिडेंट। एक चीज याद रख लेना, क्वालिफाइड वीटो विच कैन बी ओवर या ये ओवर रिटन बाय द लेजिस्लेचर विच इज हायर मेजोरिटी। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो आपको ये देयर इज नो क्वालिफाइड वीटो इन केस ऑफ एन इंडियन, अगर हम बात करें एन इंडियन प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहीं पे इट इज पोजेस्ड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये चीज आपको याद रखना था। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। तो आंसर अब हमारे पास क्या हो गया? सी हो गया। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखें तो क्या बोला जा रहा है? गवर्नर की बात है। अभी मैंने सारा चीज आपको बताया कि एक एक चीज यहाँ पे आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर, है ना। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गवर्नर का आर्टिकल कितने से होता है? आर्टिकल 153 टू 167 गवर्नर का ये आर्टिकल होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है किसका? जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हो, जो जिसमें इंक्लूड है गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, या अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो वो होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये चीज आपको पता नहीं, ये जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 153 टू 167 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और गवर्नर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरीके से क्या होता है? हेड होते हैं किसके? स्टेट के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज बोला गया था। अब आपको हम चलते हैं, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? ए बिल इम्पोजेस फाइन और अदर पेक्यूनियरी पेनल्टीज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन हिज रिकंसिडरेशन, ठीक है ना, रिकमेंडेशन। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला। क्या जैसे गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर कैन मेक एडवांसेस जो आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। ये चीज आपको याद रखना। टू मीट जो भी मतलब एक तरीके से होता है ना, अनफॉरेंसीन अगर हम बात करें कि कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह होता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज आपको पता है, जो मनी बिल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मनी बिल एक तरीके से प्रायर एक तरीके से होता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन स्टेट लेजिस्लेचर में। आपको पता होना चाहिए विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको एक चीज बता दें कि देयर इज यहाँ पे क्या है, कोई भी एक तरीके से कोई भी देयर इज नो सच प्रोविजन यहाँ पे प्रोवाइड इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो भी इम्पोजिशन, जैसे अभी मैंने बताया कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो मैंने ये चीज यहाँ पे आपको बताया कि जो भी मतलब एक तरीके से है, जैसे इम्पोजिशन जो भी फाइन वगैरह का या अदर कोई भी पेक्यूनियरी एक्टिविटी डज नॉट डीम टू बी द मनी बिल। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ए बिल इम्पोजेज फाइन और अदर पेक्यूनियरी पेनल्टीज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन हिज रिकमेंडेशन। हिज मतलब क्या हो गया? गवर्नर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। Now come to the second स्टेटमेंट क्या बोला था? गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड a bill as a money bill or not। अभी मैंने आपको बताया कि ए बिल अगर मान लो कि कोई मनी बिल है या नहीं है, ये हमारा क्या होगा? स्पीकर डिसाइड करता है ना। और वो भी स्पीकर क्या होता है? नॉट ये सॉरी स्पीकर, लेकिन ये गवर्नर नहीं डिसाइड करता। और स्पीकर डिसाइड करता है कि वो बिल क्या है ना, फाइनल है या नहीं है। और आफ्टर देयर डिसाइडिंग वो बिल को क्या उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। उस डिसीजन को कोई भी कोर्ट में या कोई भी लॉ के थ्रू कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये चीज पता होता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत, आंसर पूछा भी इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो गया? बी। आपको बस क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझना है कि क्या बोला जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग बात किया जा रहा है। बोला क्या जा रहा है? सॉरी यार, थोड़ा सा तबीयत ऐसा मुझे भी लग रहा है खराब टाइप का। बोला जा रहा था विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बोला जा रहा था स्टेटमेंट क्या बोला? ही एलोकेटेड वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर, हिज डेथ कैन डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जस्ट लाइक मैंने बोला था पीएम आप पढ़ लो, पीएम पढ़ लो, सीएम का आप 80% चीज आप कवर कर लोगे। सिर्फ वहां पे आर्टिकल चेंज है और क्या है ना, वो मतलब क्या कह सकते हैं, सेंटर में है और ये स्टेट में है। ऑल आर करेक्ट, मतलब सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है। तब हम यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ही एलोकेटेड वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। बिल्कुल यहाँ पे क्या है ना, सही है। गवर्नर अपॉइंट करता है, आपको पता है वहां पे क्या प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते थे प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ पे क्या ना गवर्नर अपॉइंट करेगा किसको? चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। और
गवर्नर को जो रिकमेंडेशन देगा चीफ मिनिस्टर, उसी को गवर्नर क्या करेगा, एज ए अदर मिनिस्टर के तौर पे उसको क्या करेगा, काम करवाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो एलोकेट कर सकते हैं, रिसफल करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो भी मिनिस्टर है वो मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप रिजाइन दे दो, या जो भी चीज है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पे क्या प्रिजाइड करता है काउंसिल मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। लेकिन इनकेस अगर मान लो मतलब सॉरी सीएम का अगर मान लो डेथ हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो वहां पे वो डेथ हो गया या रेजिग्नेशन देता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है ना, वो डिजोल्व हो जाएगा वहां पे, ठीक है। जो भी मिनिस्ट्रियल फॉर्म है वो सारा का सारा वहां पे क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ कम टू द फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। यहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, 1 सेकेंड सॉरी, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर या तो आप चाहो तो आप भी दे सकते हो, मैं ये कोशिश करूंगा कि इसका आंसर आप दो तो थोड़ा मुझे बेटर फील होगा, बेटर लगेगा, क्योंकि मैंने ये सारा का चीज अभी आपको यहाँ पे समझाया है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को भी आप भी मुझे बताओ कि हाँ ये सही है या नहीं है। बोला क्या जा रहा है, आप इसको क्या कर सकते हो, रोक के फिर इसको पढ़ो। क्या बोले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर कैन द गवर्नर एक्सरसाइज हिज एंड हर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। तो आपको पता ही है ना कि हिज एंड हर मतलब क्यों लगाएगा। तो पहला, रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, recommendation for imposing of the president rule, appointment of the chief minister when no party has a clear cut majority, and the seeking the information from the chief minister with regarding to administrative matter of the state। अब यहाँ पे हमको गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है गवर्नर के थ्रू, इन चारों में से। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एडवाइस देते, जैसे गवर्नर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर को बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी मैंने पीछे भी आपको समझाया, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये क्या करता है, बिल को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, जिसपे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपना मतलब एक सहमति देना है या नहीं देना है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में। तो ये बिल्कुल सही है। रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये भी बिल्कुल सही है कि जो मतलब एक तरीके से क्या है ना कि ये रिकमेंडेड करेगा कि इस स्टेट का क्या ना कंडीशन अभी क्या ना थोड़ा डामाडोल है या कंडीशन खराब है, तो यहाँ पे क्या ना प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा दिया जाए। तो ये बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही। थर्ड बोल, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर कट मेजोरिटी। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना, क्या याद रखना है, थर्ड स्टेटमेंट में बस आपको सिंपल सा एक चीज याद रखना है। देखो आपको मतलब एक तरीके से मतलब क्लियर कट मेजोरिटी का यहाँ पे जो बात बोला कि यहाँ पे ये इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है गवर्नर क्या करता है, गवर्नर को भेजने वाले कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं ना, सॉरी यूनियन से गवर्नर क्या बोलते हैं, हर एक स्टेट में जाते हैं, जिसको मतलब जो भी यूनियन में जिसकी गवर्नमेंट रहती है उन्हीं के थ्रू गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये याद रखना, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर कट मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। वेन कब होगा, जब चीफ मिनिस्टर की जो ऑफिस है डाई या सडनली क्या होगा, वहां पे क्या उनका जो कोई सक्सेसर या कोई भी सक्सेसर नहीं होगा, उस समय में होगा। मतलब वो ये उस समय भी होगा जब क्या होगा ना, चीफ मिनिस्टर किसी इशू की वजह से या मतलब डेथ कर गए या कोई भी मतलब उनका उसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं है, देन ऑन दैट टाइम मतलब चीफ मिनिस्टर को चूज करने का हक है। लेकिन ऐसे जो आपने बोला कि ऐसे उसके हाथ में इतना पावर नहीं है कि इस चीज को वो कर सकते, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जाता है सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन मैटर ऑफ द स्टेट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भी मिनिस्ट्री वगैरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा मतलब एक तरीके से वो साझा कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर के थ्रू। तो ये भी स्टेटमेंट से ये गलत है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड लास्ट थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो आपको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये मैं बताऊंगा ना, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से होमवर्क का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। ये आप नहीं बताओगे तो फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपको ये चीज और अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जो पिछला जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको क्या ना एक तरीके केशवानंद भारती 1973 का जो केस बताया था, उसमें मैंने एक आपको नाम बताया था, क्या, गोलकनाथ, है ना, गोलकनाथ केस। ये चीज मैंने आई थिंक आपको वहां पे मेंशन किया था, अगर आपने वो चीज देखा होगा तो। क्या कब का था वो, 1967 का मैंने वहां पे आपको बात किया हुआ था, ठीक है। देखो गोलकनाथ केस वर्ष 1967 में क्या डील हुआ था। क्वेश्चन वहां पे ये था कि द इंडियन पार्लियामेंट के पास क्या इतना पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, यही था ना।
इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था ना कि फंडामेंटल राइट्स को क्या ना वो अमेंडमेंट कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ था कि ये जो 1967 में ये चीज आया हुआ था कि ये कोर्ट ये हेल्ड किया था कि पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट कैंट हैव अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट। ये इसी चीज को ना ओवर रूल्ड किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस 1973 में जो केस आया था, जिसमें ये बोला गया था कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंडमेंट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने पीछे आपको समझाया था, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट ऑल्सो। बट इसमें यह बोला गया था कि आपको उसके बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है ना डैमेज नहीं करना। उसका आपके पास है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आपको क्या करना, वो डैमेज नहीं करना। ये चीज आपको मैंने बताया था। तो उसमें जब पार्लियामेंट के पास जब गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि अच्छा भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने एक चीज बताया कि भैया हम ऐसे आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। आपको क्या है ना, अगर मान लो आप जो भी अमेंडमेंट करते हो वो अमेंडमेंट लेके अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में वो आता है, कोई भी अगर आम जनता आती है उसका अगर मान लो फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो उस मतलब अमेंडमेंट के अनुसार हम मतलब डिसीजन लेंगे कि ये इसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है। तो जो वो जजमेंट आया था उस जजमेंट के अनुसार क्या हुआ था, एक तरीके से ये बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो मतलब एक तरीके से ये बोला गया था कि पार्लियामेंट उस जो 1967 का जो जजमेंट था उसमें क्या बोला गया था, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट रूल था जो मतलब एक तरीके से जजमेंट आया था। उसमें क्या बोला था, पहला क्या कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट। दूसरा ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो हेल्ड करता है फंडामेंटल राइट को, जो आर्टिकल आपने पता है जो आर्टिकल मतलब फंडामेंटल राइट 12 से 35 में पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने ये बोला गया था कि जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू प्रोसेस द अमेंडमेंट व्हिच प्रोवाइडेड आर्टिकल 368। ये भी चीज कल मैंने आपको बताया होता। थर्ड ये बोला गया था द अमेंडमेंट एक्ट वाज आल्सो अ लॉ, है ना, ये थर्ड था। द अमेंडमेंट एक्ट वाज आल्सो अ लॉ विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 13(2)। ये चीज कुछ ऐसे मतलब जजमेंट डिक्लेयर उस समय में किया गया था। उस जजमेंट का आपको मैंने अभी बताया, तो उस जजमेंट जब वो सिग्निफिकेंट क्या था उस जजमेंट का, ये जो पार्लियामेंट ने पास किया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जब ये चीज हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू इस अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया था, तो ये बोला गया था अंडर आर्टिकल 368, है ना, अंडर आर्टिकल 368 उन्होंने ये बोला था कि दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गोलकनाथ केस और जो मतलब केशवानंद भारती का जो केस था वो थोड़ा सा क्या ना आपस में कोरिलेट था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर का था वो मैंने आपको कल ही आपको वहां पे डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कोई और मतलब एक अच्छा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मतलब मेनका गांधी के रिगार्डिंग कुछ और इशू होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको वहां पे मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग जो आर्टिकल 21 का उसका केस मैं आपको वहां पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहो। अगर आप लास्ट तक बने हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लास्ट तक आप पढ़े हो तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट जरूर कर दो। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।